इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर और पावर ट्रायंगल देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पीडेंस क्या होता है और इम्पीडेंस कैसे बनकर से सामने आता है। हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होती है ना। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मटेरियल एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चार्ज फ्लो को अपोज कर सकता है, कोई भी मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस। देन देयर कम्स रिएक्टेंस। अनदर थिंग इज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? हम लोगों ने तीन तरह के एलिमेंट सुने हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जो कि किसी सर्किट के अंदर हो सकते हैं। एक तो चीज ये हुई, रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी देता है। रिएक्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसकी यूनिट भी ओम्स में होती है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस चार्ज फ्लो को अपोज करती है, रिएक्टेंस भी चार्ज फ्लो को अपोज करती है। दिस रिएक्टेंस, कैसे लिखते हैं इसको हम? रिएक्टेंस कैन बी बोथ इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ये इंडक्टिव हो सकती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग एल फॉर इंडक्टर, ठीक है, और XC ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो सकती है जिसको हम XC से सिंबलाइज करते हैं। XL क्या है? XL इज इक्वल टू मैथमेटिकली ओमेगा L। L इज इंडक्टेंस इन हेनरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। व्हाट इज F? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है और वो क्या है? 50 हर्ट्ज। ठीक है। रिएक्टेंस कैन बी कैपेसिटिव। XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैथमेटिकली इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। अगेन C इज कैपेसिटेंस इन फैराड, L था इंडक्टेंस इन हेनरी, ओमेगा वापस से वही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। F है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। हिंदुस्तान में इसी फ्रीक्वेंसी पे हमारे सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो रिएक्टेंस इंडक्टिव हो सकती है या कैपेसिटिव हो सकती है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्प्लेक्स सम इज इंपीडेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स, रिएक्टेंस की यूनिट ओम्स, तो इंपीडेंस की यूनिट ओम्स। क्लियर? इजी है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ये रिप्रेजेंटेशन दूं तो क्या ये सही है? रेजिस्टेंस इज द रेफरेंस वाला पोर्शन, जो अगर एक्स वाई एक्सिस पर इसको बनाते हैं, जब आप लोगों ने वेक्टर डायग्राम अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो आपके लिए इजी है समझना। रेजिस्टेंस रेफरेंस वाले पोजीशन पे रखा, डीसी एलिमेंट है या बोलो आप इसके हिसाब से रियल एलिमेंट है। इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला। तो जे के साथ आपने पहले आयोटा पढ़ा हुआ है, सभी ने आयोटा पढ़ा हुआ है। आयोटा वाज इमेजिनरी ऑपरेटर। इससे आगे बुक्स में आप जहां भी पढ़ोगे इमेजिनरी ऑपरेटर पे आपको आयोटा नहीं जे लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिस जे एंड दैट आयोटा आर सेम थिंग। तो इमेजिनरी ऑपरेटर के साथ में आपके पास क्या है? एक्स रिएक्टेंस। तो इमेजिनरी एक्सिस पे एक्स रिएक्टेंस, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स सम 90 डिग्री एंगल, दिस कॉम्प्लेक्स सम इज जेड। एक नई चीज आई, वो क्या है? फाई। ठीक है, वो कुछ नया नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। इस फाई की वैल्यू मैं आगे बताऊंगा। ये है हमारा इंपीडेंस ट्राइंगल। अभी तक हमने जितना बनाया हुआ है ये है इंपीडेंस ट्राइंगल। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको आप समझें। जिसको अभी तक कुछ ना समझ में आया हो एक बार वीडियो रिपीट कर ले। आप लोग सभी जानते हैं पावर क्या होती है। आपने सभी ने 12th तक P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा हुआ है ना। P इज इक्वल टू वी आई। अगर मैं आप लोगों से बोलूं V इज इक्वल टू आई आर, तो P कितना बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। P कितना बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। इस R को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को, Z को आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, टोटल रिएक्टेंस जितनी भी बनेगी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन
उसको जनरलाइज करके सिंपल एक्स लिख दिया। एल और सी दोनों की वजह से मिलने वाली टोटल रिएक्टेंस, ठीक है। ये पावर बन जाएगा आई स्क्वायर आर, सभी की सेम यूनिट थी ओम्स, ओम्स और ओम्स, सभी में स्क्वायर ऑफ करंट से मल्टीप्लाई किया तो सभी में सेम चीजें यानी सेम यूनिट्स हमारी लगभग निकल के आने वाली है, सेम क्वांटिटी हमारी बनेगी। आई स्क्वायर आर इज पी इज इक्वल टू वी आई, वहां से आप लोग इसको क्या बोलते हो पी, आपके समझने के लिए तरीका बता रहा हूं, प्लस जे, ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर बनेगी, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओम्स शुड बी पावर, उसको हमने नाम दिया क्यू, देन आई स्क्वायर जेड वी इंटू आई, ये क्या बनेगा एस, ये भी एक पावर है। दिस पावर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पावर, कॉम्प्लेक्स पावर या फिर टोटल पावर। यही वो पावर है जो आपके जनरेटर के एंड पे जनरेट होती है। आपके जितने भी एनटीपीसी है ऐसे पावर स्टेशंस हैं, हाइड्रोलिक या थर्मल या जो भी हैं, वो यही पावर जनरेट करते हैं। यही पावर वायर्स में फ्लो करती है। हम जिस पावर फ्लो की बात करते हैं हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लाइट आ गई, करंट आ रहा है, वो सभी जनरलाइज्ड टर्म्स हैं। अदरवाइज टेक्निकली दिस इज द पावर which is actually operating, which is actually flowing in the conductors. ट्रांसमिशन लाइन में वायर्स, ट्रांसमिशन लाइंस या ट्रांसमिशन वायर्स में पावर फ्लो करती है, एस पावर जनरेट होती है और यही लोड एंड पर पहुंचती है। लेकिन लोड एंड पर पहुंचने के बाद दिस इज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर वो पावर है जिसको हम यूजफुल पावर या फिर वोल्टेज पावर या रियल पावर भी बोलते हैं। रियल इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की वजह से। एक्टिव क्यों? क्योंकि यही पावर है जो लोड में कंज्यूम होती है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये पावर लोड में कंज्यूम होती है। ये टोटल पावर सोर्स से चलती है, लोड तक पहुंचती है, ये टोटल लोड तक पहुंचता है। लोड में इतना वाला पार्ट कंज्यूम होता है, इसलिए हम उसको एक्टिव या फिर यूजफुल पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है वॉट्स, ठीक है। एक हमारे पास ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्यों बोला वो बताऊंगा। रिएक्टिव पावर या फिर इमेजिनरी पावर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये पावर जो है ये पावर कंज्यूम नहीं होती, ये पावर अब्सॉर्ब होती है। ये पावर अब्सॉर्ब होती है मतलब कुछ समय तक रहती है लोड में, देन वापस जो हमारी एक्टिव पावर थी वो कंज्यूम होती है, ठीक है। टोटल पावर जनरेट हुई, जनरेट हो गई, यही है जो सोर्स से लोड तक ट्रेवल करती है। लोड पे पहुंचने के बाद दिस इज द पार्ट जो कंज्यूम हो जाएगा एंड दिस वन इज द पार्ट जो वहां तक गया लेकिन कंज्यूम नहीं हुआ, वापस आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी? S इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। एक आप लोग ऐसा पढ़ोगे, उसको अभी डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग मशीन्स पढ़ाएंगे यूनिट 4। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल फॉलो कर रहे हैं तो यूनिट 4 में मशीन्स आएगा, तब आप वी आई कॉन्जुगेट का मतलब पढ़ेंगे। V इंटू आई वोल्ट इंटू एम्पियर्स। VA, VA इज द यूनिट फॉर टोटल पावर। ये VA इस टोटल पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस VA में से जो कंज्यूम हुआ उसको हम वॉट्स बोलते हैं, जो कंज्यूम नहीं हुआ उसको VA रिएक्टिव बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये है आपकी टोटल पावर जो जनरेट हुई। उन दोनों के पार्टीशंस एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर को रियल पावर भी बोलते हैं, यूजफुल पावर भी बोलते हैं। ये कंज्यूम होने वाली पावर है, इसको रियल इमेजिनरी या फिर रिएक्टिव पावर बोलते हैं, और ये अब्सॉर्ब होने वाली पावर है। तो पावर ट्रायंगल कैसा दिखाई देगा? रियल पावर को रियल पावर की जगह लिखो, P इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर, Q और टोटल पावर S, ठीक है। अब यहां से कुछ फॉर्मूले निकल सकते हैं इसके हिसाब से। दिस इज S, दिस इज P, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू S cos फाई। आप लोग देखो और मुझे बताओ। मैथमेटिक्स अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी याद है तो मैं इसको इजीली ऐसे लिख सकता हूं। मैथमेटिक्स मैंने क्यों बोला? आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए आप क्या लिखते हो? वहां से जो भी आप उसको बोलते हो जरा देखो, बेस आएगा और आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई किया, P इज इक्वल टू एस कॉस फाई, P विल बी इक्वल टू वी आई कॉस फाई। इज दैट ओके? P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। Q कितना होगा? अगर ये P है, रेफरेंस वाला पोजीशन, रियल वाला एक्सिस, तो दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एस कॉस फाई, तो ये क्या होगा? S साइन फाई। Q will be is equal to S, Q will be equal to S sin phi, S क्या है? Vi, Q is equal to Vi sin phi, P is equal to Vi cos phi. This is active power, this is reactive power, this S is equal to Vi is total power। तीनों की यूनिट्स मैंने यहां बताई। ये आपका पावर ट्रायंगल है, इसमें एक जो ये आया cos फाई, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इससे पहले या इससे अगली वीडियो में हम लोग जब बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एसी एनालिसिस की, तो वहां पर पावर फैक्टर को मैं डिफाइन करूंगा अगेन इस पावर ट्रायंगल को यूज करके। आप लोगों में से कुछ लोगों की ये क्वेरी हो सकती है कि सर कोई एग्जांपल अगर मिल जाए जो एक्टिव रिएक्टिव पावर को समझा दे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं। आप लोगों में से अगर कुछ लोग हिली एरियाज में गए हैं, मैंने सिर्फ देहरादून विजिट किया है, मतलब मैं वहां रहा हूं, विजिट तो बहुत सारा कुछ किया हुआ है। मैं इसको अभी रब कर रहा हूं, ठीक है? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। देहरादून हम लोगों ने विजिट किया है, और देहरादून मैंने विजिट किया है, मतलब वहां पर मैंने देखा है कि एक फैशन है, सभी घरों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक में सप्लाई का, गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई है वाटर की, पानी आता है, इकट्ठा हो जाता है, लोगों ने पंपिंग मोटर्स लगाई हुई हैं, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक से वो पानी निकालती है मोटर, और ऊपर कहीं छतों में जो ओवरहेड वाटर टैंक रखे हुए होते हैं वहां पर पानी को पहुंचा देती है, ठीक है? उस ओवरहेड वाटर टैंक से आपने जो टैप सिस्टम लगाया हुआ होता है, आपके जो भी रसोई घर हैं या फिर बाथरूम्स हैं, उनमें आप यूज कर लेते हो उस पानी को। मैं आपको यहां से जनरल एग्जांपल बना करके दे रहा हूं। आप सपोज करें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके पास, और ओवरहेड जो वाटर टैंक है वो खाली हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक ही तरीका रहेगा, कुएं की तरह पानी निकालो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, या तो बाल्टी से वही नहा लो बकेट यूज करके, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप उस पानी को लेकर जाओ ओवरहेड टैंक में डालो, और वापस जाकर के अपने वॉशरूम में अपने स्टाइल में जैसे यूज करना है यूज करो। अभी हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ड्राइंग में कुछ कमी हो तो अपने आप ड्रॉ कर लेना। आप बड़े खुश हैं क्योंकि आपके पास आज कुछ नया है करने के लिए। ठीक है, आपके पास नया क्या है? आपके पास एक रोप है, आपके पास एक बकेट है, और आज आप क्या करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी निकालेंगे। अच्छा, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक काफी ऊपर हो गया, नीचे नहीं है ना, इसको नीचे बना लेते हैं। आप क्या करेंगे? आपने एक बकेट ली, बकेट से आपने एक वायर बांधा, वायर जो भी आप उसको बोलो, ये ग्राउंड है, ठीक है? आपने इस बकेट की मदद से आप ये बकेट और ये वायर एक यूनिट हुआ, ये एक यूनिट इस वाटर टैंक से पानी निकालेगा, उस पानी को लेकर के आपका स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जाएगा। ये स्टेयर्स है, अगर लग ना रही हो तो, और जो ऊपर रखा हुआ है ओवरहेड वाटर टैंक 500 लीटर का,
इसमें आप जाएंगे और उसको खाली कर देंगे बकेट को। ऐसा करने पर आपके ओवरहेड वाटर टैंक में पानी पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अब आपको समझना क्या है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है आपके पास, चाहे ये कुआं है या फिर आपके पास वाटर टैंक है, इससे जिससे आपने पानी निकाला है, दिस इज कॉल्ड, दिस वेल और दिस अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज कॉल्ड सोर्स। ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स मतलब आपके पास जनरेटर्स है, ठीक है। सोर्स से आपने पानी निकाला, जो पानी वहां से निकला वो पानी है एक्टिव पावर, पी। इससे जो आपने पानी निकला, जो भरा हुआ है, दिस पानी इज पी, ठीक है। आपकी बकेट के साथ इज क्यू। समझना इस चीज को। ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स, मैं इसको SOURC सोर्स लिख देता हूं, SOURCE सोर्स। ये वो सोर्स है जैसे आपके पास जनरेटर होता है, जनरेटर से पावर जनरेट हुई, कौन कौन सी, पी और क्यू। आप क्यू थे, आपने पी को निकाला, आपने पी की मदद की, क्योंकि पी अपने आप ओवरहेड टैंक में जाने के लायक नहीं था। पी जो है वो अपने आप लोड के पास तक जाने के लायक नहीं था, तो क्यू ने पी की मदद की। क्यू और पी दोनों एक साथ में, जो कि कॉम्प्लेक्स सम है, जिसको हम टोटल पावर बोलते हैं, वो टोटल पावर सोर्स से चली, स्टेयर्स के थ्रू ऊपर पहुंची और ऊपर पहुंच के लोड तक पहुंची। लेकिन अगर आप ना होते तो पावर, एक्टिव पावर को सोर्स से कोई निकाल नहीं सकता था। अगर रिएक्टिव पावर नहीं होती तो एक्टिव पावर अकेले चल के लोड तक नहीं जा सकती थी। तो रिएक्टिव पावर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। रिएक्टिव पावर होगी तो लोड तक एक्टिव पावर के पहुंचने का रीजन बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर सोर्स से निकाली, स्टेयर्स के थ्रू लोड तक पहुंचाई। व्हाट इज दिस स्टेयर एंड बीच का रास्ता? ये बीच का रास्ता और स्टेयर्स आर ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइन्स मतलब आप लोग सभी जानते हैं, टावर दूसरे टावर के बीच में आप लोगों ने वायर्स देखे हैं, कंडक्टर्स, वो ट्रांसमिशन लाइन्स है। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट या किसी भी पावर प्लांट से निकल करके और लोड तक सप्लाई को पहुंचाने का काम करती हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स कॉल्ड जनरेटर, ठीक है। वहां से जनरेट जो पावर हुई है, दैट इज यू एंड पी टुगेदर। अगर आप वहां नहीं है, इफ बिकॉज ऑफ एनीथिंग रिएक्टिव पावर मिसिंग हो जाए, तो एक्टिव पावर इज नॉट कैपेबल टू रीच लोड बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो पी और क्यू जहां भी होंगे साथ होंगे, ठीक है। पी और क्यू साथ थे, साथ चले, जो क्यू और पी साथ चले उसको हमने बोला टोटल पावर एस, पी प्लस जे क्यू। ये टोटल पावर क्यू के साथ होने की वजह से बन पाई। जब ये टोटल एक साथ होंगे तभी यहां से सोर्स से निकलेंगे और ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए लोड तक पहुंचेंगे। लेकिन लोड में कंज्यूम सिर्फ पी होगा। रिजर्वेशन लग गई इस भाई की, है ना, बुरा मत मानना कोई। तो इसकी रिजर्वेशन लगी, ये यहां पर कंज्यूम हो गया, या फिर ऐसे बोलो कि यही काम का था, है ना, यही लायक था, इसको यहां रख लिया गया। क्यू को बोला बेटा तुम वापस जाओ, तो क्यू का काम रहा पी को यहां तक लेके आना और फिर वापस चले जाना। यानी कि आप और आपकी बाल्टी जो है वो जब तक ओवरहेड वाटर टैंक को जरूरत है पानी लाते रहेंगे, जब तक लोड को जरूरत है तब तक आपको पावर सप्लाई करनी है, यू आर द क्यू। और आप ही के साथ पी निकल के आएगी, और जब जब आप लोग साथ चलेंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सम, एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट्स ऑब्वियसली, और जो लोग जानते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है पावर को समझने का। टोटल पावर जनरेट होती है, टोटल पावर जनरेटर से जनरेट होकर के निकलेगी, आप लोग हमेशा साथ निकलेगी, लोड तक साथ ही पहुंचेगी। तो ट्रांसमिशन लाइन में भी हमेशा टोटल पावर होती है, जनरेट भी टोटल पावर होती है, लोड के पास तक भी टोटल पावर जाती है, लेकिन लोड में एक ही पावर कंज्यूम होती है। और जब तक ये पी कंज्यूम हो रहा होता है लोड में, ये वाला पी, तब तक क्यू इसके साथ खड़ा रहता है। जैसे ही पी कंज्यूम हुआ, क्यू का काम खत्म, क्यू वापस। तो जितनी देर क्यू वहां रहा और वापस हुआ उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। क्यू लोड में अब्जॉर्ब होगा और वापस चला जाएगा, पी कंज्यूम होगा और वापस नहीं जाएगा। आप लोग बीइंग डोमेस्टिक कस्टमर्स एक्टिव पावर कंजम्पशन के पैसे देते हो, रिएक्टिव पावर के पैसे नहीं देते हो। इंडस्ट्री से और कॉमर्शियल यूजर्स से ये सब चार्ज किया जाता है। डोमेस्टिक यूजर्स से यहां दिल्ली के अंदर, जो मैं कंफर्म है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी आप डोमेस्टिक कस्टमर से कभी भी रिएक्टिव पावर चार्ज नहीं किया जाता है, इसीलिए आपकी रेट्स जो है वो कम है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो है।